देखिए, बिंदु के विषय में बात करते हैं। हालांकि रेखा से पहले हम लोग को बिंदु की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन पहले हम लोग रेखा का बीच मतलब चर्चा कर लिए तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, दोनों आपस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु की परिभाषा तो आपको पता है कि वैसी आकृति जिसमें न लंबाई मोटाई चौड़ाई नहीं हो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें जो है बिंदु जो है, बिंदु के प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है संगामी बिंदु। संगामी बिंदु, इसी बिंदु को आप रेखा में नाम ले रही थी तो आप समांगी बोल रही थी, संगामी होगा। ठीक है ना, संगामी का मतलब होता है कि वैसा बिंदु, ऐसे नाम में दिया समगामी, मतलब एक बिंदु से गुजरने वाली, मतलब गमन करने वाली अनेक रेखाएं क्या कहलाती है? संगामी बिंदु कहलाती है। एक बिंदु यहाँ मान लीजिए ओ हो गया, इससे आपका रेखा ए बी गमन किया, इससे आपका रेखा सी डी गमन किया, इससे आपका रेखा ई एफ गमन किया, इससे आपका रेखा एम एन गमन किया। मतलब इतनी सारी रेखाएं एक बिंदु से गमन कर रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु। अर्थात कहा जा सकता है संगामी बिंदु के विषय में कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं ना? दूसरा संरेख बिंदु, क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब हुआ कि वह बिंदु जो एक रेखा पर हो, वे सारी बिंदुएं जो एक रेखा पर हो क्या कहलाती है? संरेख। मान लीजिए एक रेखा हो गया, एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, एक बिंदु यहाँ है सी, या दो या दो से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर हो, एक रेखा पर स्थित हो, क्या कहलाती है? संरेख बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, एक रेखा पर मौजूद बिंदुएं क्या क्या कहलाती हैं? संरेख बिंदु। किसी को कोई दिक्कत? आप यहाँ पर ही याद कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी याद कर सकते हैं, आप यहाँ पर ही समझ सकते हैं, और इसके साथ आप जाके घर पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका जो क्या है कि जो पॉइंट है कभी आप भूलिएगा नहीं। तीसरा बात हो जाएगा असंरेख बिंदु। क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु, मतलब वे बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, फिर एक यहाँ हो, तो ये क्या है? असंरेख बिंदु है। क्या है? असंरेख बिंदु, अलग अलग रेखाओं पर है। समझना बात को? समझना बातों को? अब एक होता है समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु जैसा इसका नाम है समदूरस्थ, समान दूरी पर मौजूद बिंदु। क्या बोलते हैं? समदूरस्थ बिंदु, समान दूरी पर मौजूद बिंदु समदूरस्थ बिंदु कहलाते हैं। समान दूरी पर, जैसे कि मान लीजिए यही बिंदु है ए सी और बी, ये तीनों समदूरस्थ हो सकते हैं यदि तीनों की दूरी क्या हो? आपस में समान हो। क्या कहलाते हैं? समदूरस्थ बिंदु। समझ गए? और कोई बिंदु का प्रकार आपके हिसाब से? और कोई बिंदु है? संगामी हो गया, संरेख हो गया, असंरेख हो गया, और अर्धक बिंदु वही है जो मतलब आधी रेखा पे गमन करती है वगैरह वगैरह। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अब इन बिंदुओं और इन रेखाओं के माध्यम से, इन बिंदुओं और इन रेखाओं के माध्यम से बनता है कोण। क्या बनता है? कोण, जिसके विषय में हम अभी बात करेंगे। कोण, ठीक है, जिसके विषय में हम अभी बात करेंगे। कोण की अगर परिभाषा बनाई जाए तो आप कहिएगा कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पे मिलती हैं तो वहां जो स्थिति बनती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लिख दें कि हो जाएगा? हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं, लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो जो ज्यामितीय स्थिति बनती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको रटिएगा मत, रटना नहीं है। कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं ऐसे ऐसे रटना नहीं है।
रटिएगा तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि रेखा कोण को समझना हो, रेखा कोण को समझना हो तो फिगर से समझिए। कहाँ समझिए? फिगर से। परिभाषा खुद ब खुद निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं। पहले 2 रेखाओं की बात करते हैं। यहाँ एक रेखा हुआ, एक रेखा यहाँ आके मिल गया, तो जो स्थिति बनी है क्या हो गया? अब बोलिए, अब बोलिए, तो इसको रटने की गरज है? अगर ऐसी स्थिति अगर आपके दिमाग में बन जाए तो आप नहीं बता सकते कि कोण किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पे मिलती है तो वहां जो स्थिति बनता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोण के प्रकार को भी देख लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों को, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जैसे कि पहले बात हुआ है ना पहले कि बिंदु किसे कहते हैं, फिर बिंदु के प्रकार वगैरह के विषय में बात हुआ है, फिर रेखा किसे कहते हैं, फिर रेखा के प्रकार वगैरह के विषय में बात हुआ है। इन सभी चीजों को अलग अलग तरीके से समझ जाइए, सिर्फ समझ जाइए, और समझ करके आप उसे भूल जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि हम भूल गए, लेकिन जब चैप्टर चलना शुरू होगा तो फिर से वो आपको याद आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट को, रेखा एवं कोण के किसी भी पॉइंट को रटने की गरज नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 से 5 क्लास चल जाने के बाद आपके अंदर इतनी स्टेमिना आ जाएगी कि आप 9वीं क्लास की रेखा और कोण नामक जो चैप्टर है उसमें आप बिना मुझसे पूछे ही कहानी को सॉल्व कर लीजिएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और आप विश्वास कीजिए जो होगा सही होगा, बशर्ते बस एक शर्त है मेरी कि मैं जो निर्देश दे रहा हूँ, निर्देश का मतलब मैं जो वर्क दूंगा उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद रेखा एवं कोण आपके दिमाग में नहीं बैठ गया तो कहिएगा। ठीक है, आप भले ही क्लास पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैंने रेखा एवं कोण का क्लास जो आज 12 साल से ले रखा है। 12 साल से मुझे पढ़ाने की एक्सपीरियंस है कि मैं किस तरीके से कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या करना है, मुझे 12 साल से पता है। तो आपको परिभाषा रटने की गरज नहीं है, आप परिभाषा खुद बना सकते हैं यदि आपको क्या पता हो, कोण पता हो। ठीक है, तो चलते हैं। इसको उतारने की गरज है? अब वीडियो देख के उतारिएगा या वीडियो को रोक के उतारिएगा। चलिए अब कोण के प्रकार के विषय में बात करते हैं। कोण के प्रकार के विषय में बात करते हैं। देखते हैं कोण का प्रकार क्या है। चलिए, अब आप कोण की परिभाषा तो देख चुके हैं, कोण का एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। कोण की परिभाषा भी आप देख चुके हैं, कोण का आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब कोण की प्रकार की बात की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कोण का प्रकार में आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा कोण। इसको समझने के लिए आप चांद वगैरह आपके पास होगा, है ना। एक सरल रेखा है, क्या है? सरल रेखा है। इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। 90 के बाद 89, 88, 87, 86, 85, 84, 48, 45, 46, मतलब 0 डिग्री से लेकर, ये जो सिंबल है यह 0 का है। इसका 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के, 89 डिग्री तक के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। इससे कोई दिक्कत? 0 डिग्री से लेकर 89 तक के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। सिर्फ 90 को छोड़ दीजिएगा, 90 को छोड़कर 89 से लेकर के 0 डिग्री तक के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। परिभाषा के रूप में लिखने के लिए कोण का वह रूप जिसमें, लिखना पड़ेगा, बोल दे रहे हैं हम, कोण का वह रूप। मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे बोलिएगा, आवाज थोड़ा स्लो करके बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग की संख्या ज्यादा है, आप लोग बोलिएगा तो आवाज ज्यादा होने लगेगा। स्लो बोलिएगा, धीरे धीरे आराम से। कोण का वह रूप जिसमें 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी कोणों का मापन किया जाता है। कोणों का मापन किया जाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण किया जाता है, न्यून कोण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अटैच न्यून कोण को अच्छे से समझिएगा तो आपको न्यून कोण त्रिभुज अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको न्यून कोण समझ में नहीं आया है तो न्यून कोण त्रिभुज आपको समझ में नहीं आएगा।
बात क्लियर है। इसीलिए ये सब के सब क्या है, एक दूसरे से अटैच हैं। और मैं अलग अलग हिस्सों में आपको बता रहा हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, किसी क्लास में ऐसा आएगा जब मैं इन सबको अटैच कर दूंगा। जब ये सब अटैच हो जाएंगे, मतलब अलग अलग, जैसे कि देखते हैं ना आप, जैसे कि आप क्या देखते हैं, जैसे घर वगैरह बनता है तो जो घर वाले मिस्त्री होते हैं वो क्या होते हैं, जो घर वाले मिस्त्री होते हैं क्या क्या होते हैं, पहले एक पाया ढालेंगे, दो पाया ढालेंगे, तीन पाया ढालेंगे, पाया ढालने के बाद फिर उसको दीवार जोड़ेंगे, और तब जब छत से अटैच करते हैं तो घर बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ही अलग अलग, एक पाया आपका बिंदु का ढला गया, एक पाया जो है आपका रेखा का ढला गया, अब आपका तीसरा पाया जो है कोण का ढला रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भी जो भी चीजें आएंगी, और तब उसको ढालने के बाद जब एक साथ अटैच किया जाएगा ना, तो रेखा कोण का, रेखा गणित का आपका घर तैयार हो जाएगा। और रेखा गणित के घर ऐसा तैयार होगा, ऐसा तैयार होगा कि उसमें जो है आपके 6 क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की सभी चीजें एकदम विस्तृत रूप से समाहित हो जाएंगी। इसके अलावा 6 और 10 की बात तो अलग है, 6 और 10 की बात तो अलग है। इसके अलावा आप यदि किसी आगे मतलब किसी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मैट्रिक इंटर करके तो कोई मतलब घर घर बैठना चाहेगा नहीं, जो टैलेंटेड लोग होगा तो घर बैठेगा नहीं। अगर आप किसी नौकरी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से, आसानी से, आप थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद जो है आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं, और अपने माता पिता, अपने घर द्वार या अपने समाज के भी मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, साथ में गुरु का भी मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में गुरु भी एक शामिल है। और गुरु खुद अपने मुंह से कैसे कह सकता है कि भाई हाँ आप मेरा भी मान सम्मान बढ़ाओ। आपको मर्जी है, आपका मन करे तो आप जो मर्जी सो करो, अगर अच्छा लगे तो बढ़ाओ, नहीं अच्छा लगे तो मत बढ़ाओ। चलिए, इसी के साथ जो है अब हम लोग आगे कोण के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बातें जो होती हैं ना, बातें ही आपको सिखाती हैं, बातें ही आपको सिखाती हैं, किताब आपको रिवीजन कराती है, ये बात याद रखिएगा। बातें आपको सिखाती हैं और किताब आपको रिवीजन कराती है उस चीज को। ठीक है, इसलिए डिस्कशन जरूरी होता है किसी पॉइंट पर। और कभी कभी मेरा डिस्कशन का भी क्लास होता है, इसलिए मैं पूछताछ कार्यक्रम भी आपके साथ रखता हूँ कि हाँ किसी 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 चैप्टर में या कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछताछ कर सकता है। डिस्कशन जरूरी होता है। शिक्षा जो है डिस्कशन का ही रूप है, शिक्षा जो है डिस्कशन का ही रूप है। शिक्षा शिक्षा वह तरीका है जिसमें जिसमें भाषा के माध्यम से अपने मुद्दे को किसी के सामने रखा जाता है। अगर भाषा नामक शब्द, अगर बात विचार, बातें बातें अगर निकाल दिया जाए, इसमें से बातें अगर निकाल दिया जाए तो शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब बोलना सीखिएगा तभी तो आप अपनी बातों को किसी के सामने रख पाएंगे। आपके मन में किस तरह की भावनाएं पैदा हो रही हैं, पूर्ण के विषय में आप क्या सोच रहे हो, पूर्ण के विषय में आप क्या बताना चाहते हो, इसके लिए सबसे जरूरी माध्यम क्या है, भाषा है। ठीक है, इसलिए भाषा आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, एकदम बेहतरीन होना चाहिए, एक बिंदु भी खिसखिसाहट और खिसखिसाहट जैसी नहीं होनी चाहिए, एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर भाषा आपका सुस्पष्ट है तो आपकी बातों को जरूर लोग आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, और आजकल तो लोकप्रिय जमाना है, जो लोगों के प्रिय हैं, जो लोग की जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है वे लोग आज आगे हैं, जिनको ज्यादा लोग जानता है, जिनको ज्यादा लोग समझता है वो लोग आगे हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा न्यून कोण हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा आ गया समकोण। क्या हो गया, समकोण। वह कोण जो 90 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण। वह कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। परिभाषा लिखने की गरज नहीं है, लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत। कोण का वह रूप जिसकी मापन किया जाए तो 90 डिग्री का प्राप्त हो, क्या क्या कहलाता है, समकोण। कोई दिक्कत नहीं है, सबको ठीक है। अब आगे आते हैं अधिक कोण। अधिक कोण आगे आते हैं, अधिक कोण आगे आते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हुआ, अधिक कोण का मतलब हुआ 91 डिग्री से लेकर 91 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब 90 से बड़ा लिख सकते हैं, 90 से बड़ा और 180 से छोटा वह कोण, ऐसे लिख सकते हैं, वह कोण जिसका मापन जो है, वह कोण जिसका मापन जो है 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वह क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ऐसे यहाँ फोटो भी बना सकते हैं, देखिए फोटो बना देते हैं। यहाँ जो बनाइए आप, यहाँ हो गया, यहाँ 90 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 90 हो गया, और यह 180 हो गया, दिख रहा है ना सबको, चलिए ठीक है। यहाँ 0 हो गया, ठीक है, यहाँ 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से निकला मतलब 91, 92, 93, 94, 95 वगैरह, मतलब यहाँ से लेकर के 91 से लेकर के 179 तक क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा।
किसी को दिक्कत आ रही बात समझ में? सॉरी, त्रिभुज नहीं कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये जो तीनों जो भेद हैं, ये जो तीनों जो भेद हैं, या किस आधार पर है, सवाल पूछ भी देगा, किस आधार पर है, किस आधार पर है, किस आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है? कोई बालक बताए? नहीं बालक, इस मापन के आधार पर, मापन के आधार पर। ठीक है, मतलब ये भी तो मापन के आधार पर तीन कोणों की बात की गई है, और एक आसन्न कोण होता है, ये नहीं कहना चाहता है तुम, दूसरा कहना चाहता है। चलो ठीक है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलो हटाओ, इसको भी इसमें रखा जा सकता है। पुनरुक्त कोण, चलिए पुनरुक्त कोण, पुनरुक्त कोण का मतलब क्या होता है? बताओ, तुम ही बताओ, पुनरुक्त कोण का मतलब क्या होता है? 180 से ज्यादा, 360 से कम हो, पुनरुक्त कोण कराते हैं। और ऋजु कोण थोड़ा देखिए तो, उसमें पुनरुक्त कोण ये हो गया, और ऋजु कोण जो है जो 360 डिग्री का हो। पुनरुक्त कोण जो है 360 डिग्री का होना चाहिए, वह कोण जो 360 डिग्री का हो पुनरुक्त कोण कहलाता है। ऐसा है, दिखाइए तो। पुनरुक्त कोण में दे रखा है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा क्या कहलाता है? पुनरुक्त कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए ऋजु कोण वह कोण जो वह कोण बनने वाली रेखा घूम करके सीध में हो जाती है, उस 180 मतलब ऋजु कोण को 180 बोलते हैं। ठीक है, फिर अनुपूरक, समपूरक, सम्मुख, इसको अलग हम मतलब छांटने वाले थे, तब तक आगे बात। चलिए तो इसी में कर देते हैं, कोणों के नाम के आधार पर हो जाएगा। तो देखिए सुनिए, पुनरुक्त कोण जो क्या होता है, पुनरुक्त कोण क्या होता है समझ जाइएगा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, एकदम सिंपल है भाई, है नहीं? यहाँ 0 से बड़ा और 90 से छोटा, पूरा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, क्या कहलाता है? पुनरुक्त कोण कहलाता है। मतलब इस हिस्से की बात की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बातें की गई है। यह कौन सा कोण है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पुनरुक्त कोण। 181 से मतलब 359 तक आने वाली कोण क्या होंगी? पुनरुक्त कोण कहलाएंगे। ठीक है, और जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये जो 180, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। चलिए अभी भी बन गया फैंटास्टिक, एकदम कुछ बचा ही नहीं। ऋजु कोण जो एग्जैक्ट 180 का हो क्या होता है? ऋजु कोण होता है। ठीक है, जैसे समकोण है वैसे ऋजु कोण है। और किसी कोई दिक्कत? और जो कोण एग्जैक्ट 360 का हो उसे पूर्ण कोण बोला जाता है। ठीक है, 360 का हो पूर्ण कोण बोला जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? 360 का पूर्ण कोण, 180 का ऋजु कोण, समकोण 90 का। समझ गए बातों को? समझ गए बातों को आप लोग? फिर 180 से बड़ा, 360 से छोटा, पुनरुक्त कोण। तो ये जो बातें हो गई, यह मापन के आधार पर हो गई, मतलब कोण के मापन के आधार पर ये होती हैं। अब दो चीज इसमें एक और आता है, एक संपूरक होता है और एक अनुपूरक होता है, जिसे लंब पूरक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही इसका जिक्र किया जाए, समपूरक। तो जब दो कोण मिल करके क्या हो, 180 का निर्माण करें तो संपूरक कहलाते हैं। इसको अलग से देख लिया जाए, पहले तंत्र देखिए, चलिए इसको अलग से देखा जाएगा। पहले तंत्र देखिए, समझ गए ना बात को? मापन के आधार पर कोण के सभी प्रकार हो गए, इन सभी प्रकारों का फोटो हो गया, फिगर हो गया और बातें हो गई। अब आपको इसको जाके घर से उतारना होगा। अब हम बात करते हैं, मिटा दिया जाए। मापन के आधार पर 1 2 3 4 5 6 प्रकार हो गए। ठीक है, मापन के आधार पर 1 2 और 4 इधर 6 प्रकार हो गए। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, और विशेष रूप से 6 प्रकार हो गए। अगर मुख्य रूप से आपको कोई पूछे तो आप 3 ही बता सकते हैं, और अगर विशेष रूप से बात करें तो 6 होते हैं। ठीक है, समझ गए ना बातों को? चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं
अब बात करते हैं कोण के अन्य प्रकारों की, जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रकार आता है, आसन्न कोण। क्या आता है? आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या आता है? आसन्न कोण। अर्थात जब दो कोण एक दूसरे पर क्या हो? आधारित हो, मतलब आसन्न हो, आश्रित हो। जब दो कोण एक दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, क्या कहती है? आसन्न कोण कहती है। याद रहेगा? लिख देते हैं। चलिए, जब दो कोण एक दूसरे पर आश्रित हो, आसन्न कोण कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक कोण हो गया, इसमें से एक लाइन खींच दिया गया। अब यह जो कोण बना, इस कोण का आसन्न हुआ, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अब कहा जाएगा कोण ए बी डी आसन्न है कोण डी बी सी का। या उल्टा भी हो सकता है, कहा जा सकता है कोण सी बी डी आसन्न है कोण डी बी ए का। सबसे पहले कोण को पढ़ना सीखिए। कोण को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। अब पहले सीख लेते हैं, इसको पढ़ना सीख लेते हैं। कोण को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोण दे रखा है डी ए बी, ठीक है। तो ये जो कोण है, इसको तीन तरीके से पढ़ा जाएगा। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहला क्या कहलाएगा? कोण बी डी ए, ठीक है। मतलब बीच वाला जो पॉइंट है, बीच में होना चाहिए। दूसरा क्या कहलाएगा? कोण ए डी बी, समझ रहे हैं? मतलब इधर से भी आप जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और सिर्फ बीच वाले बातों को भी लिख सकते हैं। सिर्फ कोण डी भी लिख सकते हैं, समझ गए? आ रही बात समझ में? अब इसी तरीके से इस कोण को जो है, इस कोण को यदि पूरे बी की बात की जाए तो अब सीधा बी कह सकते हैं। लेकिन इस बी में क्या है? दो मिला हुआ, एक और दो मिला हुआ। क्या मिला हुआ? एक और दो मिला हुआ। कोण एक और कोण दो मिला हुआ है। तो अगर आपको एक को दिखाना होगा तो आप सीधा बी नहीं लिख सकते हैं। मतलब आसन्न कोणों को तीन तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। आसन्न कोणों को दो ही तरीके से आपको पढ़ना होगा। जैसे कि हमने लिख दिया है ए बी डी और डी बी सी। दूसरा तरीका सी बी डी और डी बी ए। आ रही बात समझ में? अच्छे से दिमाग में बातों को बैठाना सीखिए, फिर दोबारा भी देखिएगा। अब हमको लग रहा है कि लास्ट करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब कोण के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, कोई दिक्कत है क्या? दो तीन चीजें हैं जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले चीज, कि जो आसन्न कोण है, इसी में आता है समपूरक। क्या आता है? समपूरक। मतलब ऐसा दो कोण, समपूरक समझने से पहले अनुपूरक समझते हैं। अनुपूरक को पूरक कोण, ठीक है, लंब पूरक के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसा आसन्न कोण, परिभाषा बनाइए। लंब पूरक या अनुपूरक या मतलब पूरक कोण का ऐसा आसन्न कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? अनुपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपूरक। सुन रहे हैं? तो जैसे कि मान लीजिए यह एक है, ये आपका कितना हो? 50। तो सपोज है, ठीक है ना। और ये कितना हो? 40। दोनों मिलकर के 90 हो जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अनुपूरक कोण भी कहलाएगा कि ए बी डी क्या है? डी बी सी का पूरक कोण है। या डी बी सी क्या है? ए बी
ABD का पूरक कोण है, पूरक कोण है या लंब पूरक कोण है या अनुपूरक कोण है? नहीं आ रहा समझ बात? आ रहा है? मतलब आसन्न कोण का प्रकार है, आसन्न कोण में से ही इसको निकाला गया है, इसीलिए हमने उस मतलब इसके पिछले वाले बोर्ड पर जो है मैंने संपूरक नहीं बताया है कि जब आसन्न बता लेंगे तब संपूरक बताएंगे तो आपको ज्यादा अटैचमेंट होगा और ज्यादा आप इससे जुड़ पाइएगा। ये आसन्न कोण का ही रूप है। आसन्न कोण दो कोणों के मिलने से बनता है और दोनों कोणों का योग यदि कितना हो जाए, सॉरी 90 डिग्री बोलिए, पूरक की बात हो रही है अभी फिलहाल। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90, तो क्या वह क्या कहलाएगा? अनुपूरक कहला सकता है, पूरक कहला सकता है, लंब पूरक कहला सकता है। ठीक है, अब आगे बात समपूरक का। इसका समपूरक का, समपूरक में आता है जब दो कोण मिलके जब दो कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो क्या कहलाता है? समपूरक। क्या कहलाता है? समपूरक। जब दो कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो क्या कहलाता है? समपूरक। किसी को दिक्कत? जब दो कोण मिलके 90 बनाते हैं तो क्या कहलाता है? अनुपूरक, पूरक या लंब पूरक। ठीक है, और कोई दिक्कत? अब आगे इसमें कोण का प्रकार होता है सम्मुख कोण, ठीक है, संगत कोण, असंगत कोण, इसके विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि जो जहां से संगत निकला है, जहां से मतलब क्या बोलते हैं कि सम्मुख कोण निकला है, उसको समझने के लिए हम लोग को अब रेखाओं को तिर्यक करना पड़ेगा। यहाँ अभी तक आपने क्या देखा? रेखाएं तिर्यक नहीं हो रही थी, एक बिंदु पे मिल रही थी। रेखाएं तिर्यक नहीं हो रही थी, एक बिंदु पर मिल रही थी। समझ रहे हैं बातों को? न्यून कोण में आपने क्या देखा? बिंदु एक बिंदु पे मिल रही थी, आसन्न में भी मिल रही है, लेकिन इसके बाद अब जो कोण का प्रकार है उसमें रेखाएं क्या होंगी कि अब एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। ठीक है ना? और कोई कोण आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से बचा हुआ है? मेरे हिसाब से तो बचा नहीं है। कोई छूटा उटा होगा तो फिर सम्मुख, तो वही तो बोल रहे हैं ना, सम्मुख कोण की बात हम क्या कर रहे हैं। जैसे सम्मुख कोण कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों क्या कहलाते हैं? सम्मुख कहलाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अभी तक जो बात हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को छू के निकल गई है, उस कोण का जिक्र हो गया। अब कल जो बात होगा वह एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तब जाके कितने कितने कोण बनते हैं और क्या क्या उसमें रिलेशन होता है उसकी बात होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कल जो बात होगा उसका थोड़ा बहुत मैं जिक्र कर दे रहा हूं। इसकी बात होगी कि जब ऐसी रेखाएं बनेंगी तो कैसे कैसे कोण बनेगा। फिर जब रेखाएं समानांतर होगी, जब इसको तिर्यक करेगा तब क्या होगा। जब रेखाएं 3 समानांतर होगी तब तिर्यक करेगा तो तब क्या स्थिति होगा। जब रेखाएं 2 समानांतर होगी और 2 तिर्यक करेगा तब क्या स्थिति होगा। जब रेखाएं 3 समानांतर होगी और 3 वर्टिकल करेंगी तब क्या होगा। अर्थात अभी गेम जो है क्या है, बाकी है। इसलिए तो हमने आपको 1 महीने 1.5 महीने का वादा किया था कि 1-1.5 महीने के लिए आप हमको रेखा कोण पर रख दीजिए। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है भाइयों, इसलिए अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं। आप उन सभी चीज़ों को वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा आज 12-1 बजे 2 बजे तक डाल दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करिएगा कि वीडियो को देख करके सभी को खूब सुंदर सा A4 पेपर ले लीजिएगा या कॉपी अच्छा खासा रखिएगा, उसमें अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जिस बच्चे का नोट्स खूबसूरत होगा उन बच्चे के नोट्स को हम क्या करेंगे कि PDF के माध्यम से बना करके हम जो क्या करेंगे कि अपना PDF भी इसमें लिंक कर देंगे। PDF बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक कर देंगे, जिसको देखना होगा उसके PDF से देखेगा। लेकिन PDF से देखना यह उचित नहीं है, आपको खुद ब खुद बनाने की शक्ति आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेखा गणित किसे कहते हैं, पहला पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। फिर रेखा गणित की शुरुआत कैसे होती है, बिंदु से होती है। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु के प्रकार कितने हैं, उन सभी प्रकारों का परिभाषा, उन सभी प्रकारों का उदाहरण, उन सभी प्रकारों के विषय में जो भी आपको जानकारी मिला। फिर रेखा किसे कहते हैं, रेखा के प्रकार, उन सभी प्रकारों का जो है उदाहरण चित्र के साथ उसको पूरा करना है। कोण किसे कहते हैं, कोण का प्रकार आपने देखा,
उसको सभी उदाहरण के साथ आपको बताने हैं। इन सभी कामों को करने में हमको लगता है कि आपको 2 घंटे का वक्त घर पे लग जाएगा अच्छे से करने में, सजा संवरा करके मतलब उसको अच्छे से करने में लग जाएगा। यदि आप लोगों में से जो बच्चा या बच्ची 2 घंटा का वक्त देगा उसका काम बेहतर होगा, और जो लोग नहीं देगा उसका काम बेहतर नहीं होगा। घर पर जाकर के चद्दर तान के सोना और इधर उधर घुमंतू भोटिये की तरह घूमना फिरना, इससे जो है आपकी पढ़ाई कभी संभव नहीं है। इसी के साथ आज की मेरी क्लास समाप्त होती है। अगले मैं फिर किसी वीडियो में अपनी दूसरी क्लास को लेकर के जरूर मिलूंगा, और मैं आशा रखूंगा कि आपने मेरी क्लास को अच्छे से समझा, जाना, सीखा और इसके हिसाब से आपने मेहनत किया। और मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। मुझे भली भांति याद है कि मैंने वादा किया है कि 5 से 6 रोज में आपको मैं इतना काबिल बना दूंगा कि आपको अपने 9th क्लास के पुस्तक उठाने के बाद उसमें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते मेरे इस निर्देश का पालन करना होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग गणित के तीसरे मुख्य बिंदु की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि गणित के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। मुख्य बिंदु, ऐसे तो गणित की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन 3 शाखाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो जो बन रहा है या अभी जिस चीज़ की पढ़ाई होने वाली है, यह आपके लिए अत्यंत जरूरी है, और अच्छे से अच्छे बच्चों को भी, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे टीचर लोगों को भी इसके ऊपर कमांड नहीं रहता है। यह ऐसा चैप्टर है, इसलिए इसको एकदम आराम से देखने की कोशिश करें, और जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है वैसे वैसे आप भी खुद करने का प्रयास करें। यदि आपको रेखा एवं कोण नामक जो चैप्टर है, जैसे कि रेखा गणित के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, उसके विषय में बात होने वाली है। और हालांकि इसका जो है बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लेकिन वो पहले का वीडियो है तो थोड़ा दूसरे मतलब क्वालिटी में है, अच्छे तरीके से नहीं है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपको पूर्ण रूप से मतलब समझाने के लिए काफ़ी है। यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं और इसमें बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और उसको पालन करने के साथ साथ आप भी कुछ वर्क घर पे करते हैं, सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका काम सही नहीं होने वाला है, आपको भी खुद मेहनत करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 1 घंटा मेहनत करूँगा तो आपको घर पे जा कर के 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो सिर्फ मेरे मतलब वीडियो को देखने से आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो समय को बिना बर्बाद किए काम किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो सामान्य गणित है, जो सामान्य गणित है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला अंक गणित, सबको पता होगा इसके विषय में, पता है, पहले भी कई बार बात हो चुका है, लेकिन जब शुरू हुआ है तो शुरू के तरीके से ही चलेगा। दूसरा बीज गणित, ठीक है, और तीसरा रेखा गणित। अब इनका नाम जो है अंक गणित और रेखा गणित, बीज गणित क्यों पढ़ा है, तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि इस गणित का नाम है अंक गणित, ठीक है, यह 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों के माध्यम से संख्याएं बनती है। उन संख्याओं से संख्याओं का जोड़ बनता है, उन संख्याओं से संख्याओं का घटाव बनता है, वगैरह वगैरह, प्रतिशत, क्रयमूल, विक्रयमूल, बोर्ड मास, ये सब इसमें अंकगणित में आए मतलब रखे जाते हैं। जब बीज गणित के गेम शुरू होता है, इसमें चर राशि और अचर राशि को मिला करके जो मतलब पद बनता है, उन पदों का जोड़, घटाव, गुना, भाग वगैरह वगैरह रखा जाता है। आ रहा बस यहाँ तक? ठीक है ना, सब किसी का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? बीज गणित तक तो आप बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं। और रेखा कोण में जो पिछले बैच में जो लोग था वो लोग भी पढ़ा ही होगा, और जो फिलहाल जो लोग स्पेशली 9th के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल 6 क्लास से मतलब आपको उठाने वाला हूँ रेखा गणित में। 6 क्लास से लेकर के बिल्कुल बेसिकली को पढ़ाते हुए और बेसिक चीज़ों को सिखाते हुए और आगे तक भी आपको ले जाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से देखने से ही आपको काम सही हो पाएगा। तो रेखा गणित में अब हम लोग आते हैं। तो रेखा गणित जो है गणित का वह भाग है, इसी को हमको आज लेके चलना है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेखा गणित क्या है। तो आप मेरे वीडियो को देख करके या रुकते हुए लिखिएगा, मैं उसको मतलब क्या है कि समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लास में जो लोग ऑफलाइन क्लास में जो लोग मौजूद हैं, वे लोग बात को सुन करके भी कुछ क्लू लिख सकते हैं, और घर पे जाकर के उसको इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई पूछ दे, या अगर रेखा गणित की परिभाषा लिखने की बारी आ जाए कि रेखा गणित किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि रेखा गणित
रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं के माध्यम से, ठीक है ना, रेखाओं के माध्यम से गणित के मतलब गणित के कुछ सवालों को बनाया जाए। ज्यामितीय सवालों को हल करने के जो तौर तरीके हैं उसे रेखा गणित की अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, रेखा गणित में ज्यामिति भी आता है। ज्यामिति का मतलब, ज्या का मतलब हो गया कोण और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब रेखा एवं कोणों के माध्यम से जो स्थिति बनती है और उस स्थिति के विषय में जो हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखा गणित कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मतलब यहाँ पे ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। रेखा गणित की परिभाषा को आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग अगर समझने चले कि रेखा गणित क्या हो सकता है, इसको जब समझने की बारी आए तो देखिए रेखा गणित मान लीजिए बिंदु हो गया, बिंदु से इसकी शुरुआत होती है। अब इस बिंदु को मिला करके एक रेखा बना दिया गया, यह एक रेखा हो गया। अब इस रेखा के माध्यम से दूसरी एक रेखा खींच दी गई, तो यहाँ पे जो स्थिति बना यह कोण हो गया। अब यह कोण थीटा द्वारा सूचित किया जा रहा है। अब यह कोण कितने डिग्री का है इसको आप मापने के लिए चांद वगैरह से माप सकते हैं। तो ये सभी इस सब टाइप की जितनी भी मतलब गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखा गणित कहते हैं। अब हम लोग रेखा गणित की यदि परिभाषा बनाते हैं तो क्या बनेगा, गणित की वह शाखा जिसमें रेखाओं के माध्यम से गणित की जो प्रक्रियाएं प्रदान की जाती है या गणित की जिस प्रक्रियाओं के बारे में विशेष जानकारी अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, रेखा गणित कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सब कुछ जान गया कि रेखा गणित क्या होता है। ठीक है, रेखा गणित का परिचय आपको समझ में आ गया। अर्थात इसमें रेखा गणित की अब इसको विशेष रूप से जब आप परिभाषा बनाइएगा तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से अवधारणाओं, उसके प्रमेय, उसके कथन को सिद्ध करने की स्थिति को मिला करके जो परिभाषाएं बनती है उसे हम रेखा गणित कहते हैं। आप सामान्य तरीके से याद करिए, ज़्यादा आपको किताबी बनने की गरज नहीं है। किताबी परिभाषाएं आपके दिमाग में ठहर नहीं सकती हैं। यदि आप रेखा गणित के बारे में सिर्फ इतना कह देते हैं, गणित की वह शाखा जिसके माध्यम से हम रेखाओं के द्वारा बने हुए गणितीय प्रक्रिया को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, रेखा गणित कहलाती है। तो भी आपका कोई मामला गलत यहाँ पे नहीं होगा। और इसको किताबी तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा तो उसमें रेखा गणित में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, कथन होता है और उन सभी कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं, रेखाओं के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, समझ गए बात आप लोग। अब हम इसको शुरू करेंगे कि तब इसकी शुरुआत जो है कैसे होती है, कहाँ से होती है। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। समय दिया जाएगा इस पर, क्योंकि समय देने के बाद ही कोई काम सही होता है। ठीक है, अगर बीच बीच में आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप चाहो तो उतार भी सकते हो, नहीं तो वीडियो को रुक के उतारो। और जो लोग ऑफलाइन में देख रहे हैं, अभी यहाँ देख रहे हैं, वे लोग जब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आज शाम तक, ठीक है, तो वहाँ आज शाम तक जब वीडियो अपलोडेड कर दिया जाएगा तो उसके बाद भी आप क्या क्या कर सकते हैं कि वीडियो को देख करके उतार सकते हैं। ठीक है, या घर पे भी नहीं उतार सकते हैं तो यहाँ भी वीडियो चला करके आपको दिखाया करके उतरवाया जा सकता है। लेकिन यदि आप काम करना चाहिएगा तब तो देखिए रेखा गणित की जो शुरुआत हुई है वह बिंदु से हुई है। किससे हुई है, बिंदु। ध्यान दीजिएगा, बिंदु। तो बिंदु, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो फिगर होते हैं, जो चित्र होते हैं, उस चित्र के माध्यम से ही परिभाषा बनाना सीखिए। परिभाषा से चित्र नहीं, चित्र के माध्यम से परिभाषा बनाना सीखिए। ठीक है, तो देखिए बिंदु, बिंदु अर्थात यह जो स्थिति है यह बिंदु है। ठीक है, देख रहे हैं ना जी। तो इसकी परिभाषाएं बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि रेखा गणित की वह आकृति, रेखा गणित का ही ना बिंदु, तो रेखा गणित की वह आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो सबसे इसका बेसिक चीज है बिंदु। क्या है, बिंदु। ठीक है ना, अब इन बिंदुओं को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, 10 बिंदु, 50 बिंदु के मिलाने से जो स्थिति बना है, अब इसी को क्या बोलेंगे, यह रेखा खंड है। ठीक है, दो अंत बिंदु है इसके, तो इसके रेखा खंड है, रेखाओं में से निकला हुआ खंड जो है रेखा खंड हो गया। समझ गए, तो बिंदु किसे कहते हैं हो गया, रेखा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से बनी हुई, ठीक है ना, एक सीधी आकृति क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। रेखा भी हो गया, रेखा भी हो गया आपका। आप वीडियो को देख करके रुक करके आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेखा में क्या होते हैं,
कि रेखा में जो है अलग अलग टाइप होते हैं। तो टाइप को देखने से पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं। एक होता है रेखा, जैसे कि यह चल रहा है, ठीक है, इधर तीर का निशान है और इधर अंत बिंदु है, यहाँ अंत बिंदु है और और इधर अंत बिंदु नहीं है, यह कहीं तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। समझ रहे हैं? जिसकी जिसकी मतलब जानकारी आपको फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में आपको किरण के बारे में जानना है और किरण के माध्यम से आपको दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब वगैरह बनाने की स्थिति को जानना है। ठीक है, अब आ गया, आई हो गया रेखाखंड, ठीक है, और यह है आकृति, एक रेखा हो गया। अभी मापा नहीं गया है इसको, बिना मापे इसको रखा गया, अंत बिंदु इसका नहीं निश्चित किया गया, तो इसे बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। इन्हीं रेखा में से जब एक खंड काट लिया जाएगा तो इसे बोला जाएगा रेखा खंड। इतनी बात आ गई समझ में? तो आपने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो आपने रेखा गणित का परिभाषा देखा, ठीक है। उसके बाद आपने रेखा गणित की शुरुआत जो बिंदु से होती है, बिंदु को देखा। उसके बाद आपने रेखा देखा, रेखाखंड देखा और किरण देखा। अब हम लोग बात करेंगे रेखा के प्रकार के विषय में। इसके विषय में रेखा के प्रकार के विषय में ध्यान से देखिएगा। रेखा के प्रकार को भी कैसे दिखाया जा रहा है। रेखा जो है, रेखा के विषय में तो आप जान गए। अब इसके जो क्या होंगे, ये प्रकार होंगे। तो सबसे पहला प्रकार हो गया इसका सरल रेखा। क्या हो गया? सरल रेखा। ध्यान से देखते हैं, यहीं पे इसको समझते चलते हैं, फिगर के साथ बनाते भी चलते हैं। आप लोग वीडियो रुक के उतारते चलिएगा। सरल रेखा मतलब रेखा का वह रूप। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब रेखा खंड की बातें की गई थी, सॉरी, जब रेखा गणित की बात की गई थी, तो गणित की शाखा का नाम लिया गया था। गणित की शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें रेखाओं का बात हो, रेखा खंड कहा गया, ठीक है। और रेखा, जब रेखा की बात हुई थी या बिंदु की बात हुई थी, तो क्या कहा गया था? रेखा गणित की वह शाखा, मतलब रेखा गणित की वह आकृति जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो, बिंदु कहलाती है। रेखा गणित की वह आकृति जो दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से बनी हो, रेखा कहलाती है। रेखा गणित की वह आकृति, रेखा गणित की वह आकृति जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरा अंत बिंदु नहीं हो, वो अनंत तक जा सकती हो, क्या क्या कहलाती है? किरण। ध्यान दे रहे हैं ना बात? आप यहीं पे बात को याद कर सकते हैं, आपको रटने की गरज नहीं है, आप समझ सकते हैं। सिर्फ आप किरण का मतलब, सिर्फ आप किरण का जो है फोटो देख करके, पिक्चर देख करके, फिगर देख करके आप उसकी परिभाषा को भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो घर पे जाके हम 1 घंटा काम करेंगे तो आपको 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आप इस बात को मानते हैं? बिना घर पे मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? बिना घर पे मेहनत किए सफल नहीं हो सकते हैं। उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो लोग ये कहते हैं कि हम यहीं पढ़ा देंगे, यहीं पे सिखा देंगे, यहीं पे समझा देंगे। नहीं होता है ऐसा, ठीक है। आपको घर से कुछ थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है, समझ गया? तो सरल रेखा, तो जब सरल रेखा की बात की जाती है तो कहा जाएगा कि रेखा का वह रूप। किसका वह रूप? रेखा का वह रूप जो सीधी रेखा में, ठीक है, बिना मुड़े हुए गमन करती है, क्या कहलाती है? सरल रेखा। तो क्या पॉइंट बनेगा? बिना मुड़े हुए गमन करती है, क्या कहलाती है? सरल रेखा। इतने सारे पॉइंट तो मैं लिखने, मतलब इतना मैं परिभाषा की तरह तो नहीं मतलब लिखूंगा, आपको मैं समझाऊंगा, क्लू दे दूंगा, आप क्लू से परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। अपना हाथ पांव भी चलाना सीखो जैसे। और वैसे भी क्लू तो यहाँ से ही मिल जाएगा। देखिए, ये सरल रेखा हो गया, सीधा है, कहीं मुड़ा नहीं है, समझ गए? तो यहाँ से आप परिभाषा नहीं लिख सकते हैं। रेखा का वह रूप जो सरल रेखा में गमन करती हो, सीधी रेखा में गमन करती हो, टेढ़ी नहीं होती हो, कहीं मुड़ती नहीं हो, क्या कहलाती है? सरल। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आधा 50% तो आपको मैं क्लास में याद करवा दूंगा, और आधे के लिए आपको अपने घर पर मेहनत करने पड़ेंगे, फिर दोबारा वीडियो देखने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, रिविजन करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब करने पड़ेंगे। दूसरा उदक रेखा, सॉरी वक्र रेखा। वक्र रेखा कौन सा? वक्र रेखा। तो वक्र रेखा सरल रेखा के विपरीत इसको याद करिए, जो हमेशा क्या रहती है? मतलब मुड़ी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है। वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से चलती है,
क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, अब एक आ गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो जो सरल रेखा होती है उसे ही क्षैतिज रेखा कहा जाता है, अर्थात जो रेखा ऐसी पड़ी रेखा की तरह हो उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, चौथा आ गया उदग्र रेखा। चौथा आ गया उदग्र रेखा। ध्यान दीजिए, उदग्र रेखा, उदग्र ऐसे ना होगा, उदग्र रेखा, उदग्र रेखा। चलिए ठीक है, क में रेफ होगा, उदग्र रेखा। उदग्र रेखा का मतलब होता है खड़ी रेखा। ऐसी जो रेखा होगी उसे हम उदग्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे एक खड़ी रेखा पे दूसरी जब एक पड़ी रेखा पड़ती है तो यहाँ जो स्थिति तैयार होता है वह लंब रेखा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब रेखा। ध्यान दीजिएगा, जो जो पॉइंट आपके आने वाले हैं उसको मैं डीपली लेके चल रहा हूँ। जो जो जब आप रेखा में पूर्ण पढ़िएगा तो जो जो पॉइंट आपके आने वाले हैं मैं सबको लेके चल रहा हूँ डीपली। तो लंब रेखा भी इसे कहा जाता है। समझ गए? समझ गए ना बात? अब देखिए, तो ये हो गया रेखा का प्रकार, सरल रेखा, वक्र रेखा, क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा। उदग्र रेखा को ही लंब रेखा भी कहा जा सकता है। समझ गए? अब और आता है, एक दो प्रकार और होते हैं रेखा के, जैसे कि एक रेखा आप यहाँ पे ए बी देख रहे हैं, इसको सी डी नामक रेखा क्या कर रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो अब पांचवा नंबर रेखा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात एक रेखा को जब दूसरी रेखा काटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। याद रहेगा? फिर एक रेखा को जब दूसरी रेखा काटती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब इस फोटो को, फिगर को देख करके आप परिभाषा बना सकते हैं, मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया तिर्यक रेखा। कौन सी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा समझने से पहले हमको एक दूसरा बात समझना पड़ेगा। पहले समांतर रेखा समझना पड़ेगा। समांतर रेखा, समांतर रेखा। देख रहे हैं रेखाएं कितनी प्रकार की हैं? अभी सभी प्रकार मिलकर के आपको घुमा देगा सब रेखा कोण में, और इन सभी प्रकारों के विषय में अगर पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता है तो आप कभी भी नहीं घूमिएगा, याद रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं पहले आपको बताया हूँ कि ये बहुत ही पेचीदा मतलब चैप्टर है, और इस चैप्टर पर जल्दी से लोगों का कमांड नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं होती है बहुत विस्तारित होती हैं। ठीक है, और विस्तारित शाखाओं पर कमांड नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप लोग को जरूर बातें समझ में आएंगी। और मन को शांत रखिएगा, चित्त को साफ रखिएगा, दिमाग आप लोग का साफ सुथरा फ्रेश होगा, सही तरीके से जरूर समझ में आएगी। और कचरा भर के बैठे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात क्लियर है? मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि मैं समझा भी दूं और तब बाद में यह पता लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो मास्टर का ही दोष है। दोष मास्टर का नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी दोष मास्टर का ही है। आप इसको देखिएगा नहीं, पहले से कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो पहले से इन सब के बारे में जानते होंगे, तो उनके लिए बहुत आसान चीज़ है। और कुछ बच्चे जो पहली बार वक्र रेखा का नाम सुने होंगे, तो जब पहली बार वक्र रेखा का नाम सुने हैं तो उनको तो दिक्कत होगा ही, मतलब होगा कि नहीं होगा दिक्कत? तो चलिए, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का मतलब हुआ कि वैसी दो रेखाएं या अनगिनत रेखाएं, वैसी रेखा सीधा लिखिए, वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी हर बिंदु पर समान हो। वही हर बिंदु या सदैव लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, सदैव समान हो, क्या कहलाती है? समान हो। क्या कहलाती है? समांतर रेखा। समांतर, जैसा कि नाम है इसका, समांतर, समान अंतर हो जिसमें, समांतर, समान जोड़ अंतर, समान अंतर हो जिसमें क्या कहलाती है? समानांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि यह एक रेखा चली गई, ठीक है, इसके नीचे एक और रेखा चल रही है। अब यहाँ भी इसकी जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसकी यहाँ भी है। अब ये रेखा जो एकदम चली गई बहुत दूर तक, ये रेखा भी बहुत दूर तक, लेकिन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समांतर है। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए
ट्रेन जिस पटरी पे चलती है उस पटरी को देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में जो पटरियां हैं, दो पटरियों के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही आपके यहाँ पे हरिनगर में है। अर्थात तो समानांतर रेखाओं पर दोनों पटर मतलब जो चल रही है, और उसमें जो पटरियां लगी हुई हैं, इन पटरियों को क्या कहा जाता है? तिर्यक रेखा। समझ गए? तिर्यक रेखा अर्थात समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या है? तिर्यक रेखा कहलाती है। समझ गए? किसी को दिक्कत? अब मेरे ख्याल से रेखा का और भी कोई पॉइंट बच रहा है? समपाती रेखा। गुड, चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वह क्यों बचेगा? समपाती रेखा और भी है कोई? इसको जाते हैं यहाँ से। चलिए, तो समपाती रेखा यहाँ से चलते हैं, जगह रहेगा तो और भी काम होगा। समपाती रेखा, समपाती रेखा का मतलब होता है समान अनुपात में काटने वाली दो रेखाएं समपाती रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा जो आपने देखा है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ओ बिंदु देते हैं, ठीक है, यदि ओ बराबर हो ओबी के और फिर यहाँ ओसी बराबर हो ओडी के, तो यह समपाती रेखा कहलाएगा। यदि बराबर नहीं हो तो वह समपाती नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। ध्यान रहे, क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। यदि बराबर हुआ तो क्या कहलाएगा? समानुपाती। अर्थात जो कहा जा सकता है कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को समान अनुपात में काटती है, समान अनुपात में काटती है या प्रतिच्छेद करती है भी आप लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? समपाती रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है। किसी को दिक्कत? जैसे OA बराबर BC, ठीक है, OA बटा OB बराबर OC बटा OD। अनुपात समानुपात आप पढ़े होंगे, वहां से कंटेंट है, ठीक है। समान अनुपात में काटती है, समानुपाती रेखा कहलाती है। किसी को दिक्कत? और कोई रेखा बच रहा हो? समांगी रेखा वही है। समांगी इसमें कहाँ आता है? समांगी मिश्रण है, यहाँ नहीं आएगा वो। चलिए, और कोई आपके दिमाग में और कोई बात? अर्ध रेखा, हाँ, अर्ध रेखा भी आ सकती है। वही चीज है जो समानुपाती रेखा है, उसी को अर्ध रेखा कहा जाएगा। जब वो आधा आधा काटेगा अर्धक रेखा कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बात आ गया, यहाँ पे कोई एक लाइन आ गया, ठीक है, इस लाइन में दूसरा लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है और इसको आधा आधा काट दिया है। OA बराबर OB, OA बराबर OB, OA बराबर OB, ठीक है। तो यह जो रेखा है यह कहलाता है अर्धक रेखा। क्या कहलाता है? अर्धक रेखा। अर्धक रेखा, उसको आधा आधा काट रहा है। चलिए, और किसी को याद हो? ध्यान दीजिए, क्लास में जो है शिक्षक और छात्र दोनों होने चाहिए, और मतलब शिक्षक से ज्यादा छात्र सक्रिय होने चाहिए, और मेरी क्लास में ऐसा ही होता है। क्या बिंदु की बात नहीं हो रही है बालक, अभी रेखा की बात हो रही है। रेखा का प्रकार यदि कुछ छूटा फटा आपको लग रहा हो तो आप बोलिए, नहीं लग रहा हो तो पहले आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि आप घर पे जाके वीडियो देखिएगा और उतारिएगा। कल कहिएगा कि हम उतार ही नहीं पाए, या हो गया, वाह हो गया। इससे अच्छा है कि मैं वीडियो रोक रहा हूँ, आप इसको उतारिए।